अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा, अब हमने करनी है असाइनमेंट नंबर 9। अब ये याद रखें कि ये जो असाइनमेंट है दिस इज रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सचेंज रेट्स और ISLM BOP मॉडल जो भी इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले तो ज़रा एक दफ़ा असाइनमेंट नंबर 9 को एक दफ़ा देख लेते हैं। ये लंबी असाइनमेंट है, ठीक है, इसलिए क्योंकि मेरा लास्ट वीक भी मैंने आपको असाइनमेंट नहीं दी थी और ये आपको गौर से बनानी है और इसमें एक केस स्टडी भी है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मॉडल भी एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा इस असाइनमेंट के बारे में भी आपको बताती हूँ। और ये अलबत्ता मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी, 4-5 दिन, नॉट अ लॉट। उस दौरान कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे ऑडियो मैसेज ज़रूर भेजना है, ठीक है। ट्राई टू डू इट एक्यूरेटली एंड ट्राई टू डू इट इंडिपेंडेंटली। प्लीज़ एक दूसरे से कॉपी ना करें, क्योंकि जब आप एक दूसरे से कॉपी करते हैं मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर लाइक टेकिंग शॉर्टकट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दैट्स नॉट राइट। थोड़े कम नंबर आ जाएंगे, डजंट रियली मैटर, लेकिन अगर असाइनमेंट खुद नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ सीखेंगे नहीं। तो बेसिकली काम सिर्फ नंबर लेना नहीं होता, सीखना होता है। ओके, दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एनीवे, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये असाइनमेंट। जी, ये देखें, इसके अंदर पहला तो आपने ये डिफरेंसेस बताने, ये आपको नेट से भी मिल जाएंगे, बुक में भी हैं, मेरे नोट्स में से भी आप कुछ हद तक लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम जब तक जो टर्म्स हैं, जाहिर है कि उनकी डेफिनेशन सेम रहेंगी। कोशिश ये करें कि इसके अंदर आप जब कंपेयर कर रहे हों तो आपने इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों मुझे बताएं, और टेबल्स में बता दें तो बहुत ही अच्छा है। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के टेबल्स बना दें तो दैट वुड बी ग्रेट, बट अदरवाइज नहीं भी बना सकते तो कम से कम इनको इंडिपेंडेंटली इनके डेफिनेशंस दें और आप बताएं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। सो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो मेजर हेड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं करंट अकाउंट, और उसकी जो अंदर फर्दर उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, जरा थोड़ा सा याद कर लें, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। और कैपिटल अकाउंट और उसके कंपोनेंट्स कौन से, और ये कि इसमें कंसेप्चुअल और जो IMF की BPM6 की डेफिनेशन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एनीवे, आप इसको देखें कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके अंदर सिमिलैरिटीज भी चाहिए और डिफरेंसेस भी चाहिए। इसी तरह फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स मैंने लास्ट टाइम समझाया था। रियल एक्सचेंज रेट्स जो है उसकी डेफिनेशन नोट्स के अंदर भी गिवन है, नॉमिनल वो है जो कि रियल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, क्लीन फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, इनका डिफरेंस बताया था कि फ्लोट जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है उसे उसके अंदर दो तरह के फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स हो सकते हैं, क्लीन और मैनेज फ्लोट। अब इसका डिफरेंस नोट्स में लिखा हुआ है, आप जो है वो देख सकते हैं। मुझे अगेन इसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों बताइए। डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क है? एक डिवैल्यूएशन फिक्स्ड के साथ रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन जो है वो रिलेटेड है विद द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। लेकिन दे आर टाइम्स व्हेन इन दोनों में इनको एज सिमिलर भी कंसिडर किया जाता है। इकोनॉमिस्ट तो नहीं करते, लेकिन ले पर्सन्स यूजुअली कंसिडर इट सिमिलर। तो आप इस तरह की इसको इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, this is very significant, spending by domestic residents and spending on domestic goods. जो पार्ट बी था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, जो सेकंड मेरा लेक्चर था, उसके अंदर और नोट्स के अंदर भी इसका डिफरेंस क्लियरली बताया हुआ है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस आज के लेक्चर में मैं बताऊंगी। इससे पहले ये जो सारी चीजें हैं ये पिछले 2 लेक्चर्स में थी, और ये इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस एंड ऑल्सो दिस मल्डन फ्लेमिंग मॉडल, ये आज के लेक्चर का टॉपिक है। सो लेट अस लुक एट टुडेज लेक्चर। ऑलराइट, राइट, अच्छा जी, अब आप ये देखें कि देखिए यहाँ तक तो हम पहुंचे थे ना। अच्छा जी, कि ISLM मॉडल में अगर हम देखने की कोशिश करें कि एक्सपोर्ट्स क्या है, ये देखो यहाँ पे स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट, स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स, इसका ये डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स
मैक्सिमम वो अपनी इनकम को स्पेंड कर सकते हैं। ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी इनकम है, ये आपकी ग्रोथ है, इससे रिफ्लेक्ट होता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ के अंदर कंजम्पशन शामिल होती है, ठीक है। तो इसलिए कई दफा कहा जाता है कि ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो कंजम्पशन उसका एक इम्पोर्टेंट बड़ा कंपोनेंट है, वो डेफिनेटली बढ़ेगा, और इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन खराब होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि जब ग्रोथ बढ़ेगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन खराब हो सकती है। स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स का मतलब ये है दैट द स्पेंडिंग व्हिच इज डन बाय फॉरेनर्स ऑन आवर गुड्स दैट विल डिपेंड ऑन देयर इनकम एंड आवर एक्सपोर्ट्स। ये दोनों चीजें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर किसी मुल्क का, हमारे नेबर का नुकसान हो रहा हो, और खास तौर पे हमारा ऐसा ट्रेडिंग पार्टनर जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका नुकसान हमारे लिए अच्छा नहीं है। I mean, थोड़ा सा ऑफ द पॉइंट है, लेकिन फॉर दोस बच्चास हु कैन अंडरस्टैंड, देखो चाइना फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में क्यों चाहता है, हमारे मुल्क में क्यों इन्वेस्ट करता है, क्यों ये सीपैक वाली सारी चीज और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसने लिया है कि जी दूसरे ममालिक के अंदर भी वो जाके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करे। व्हाई? उसमें क्या फायदा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना चाइनीज, वो यही सोचते हैं कि यार ये हमारी मार्केट्स है जहां हमने चीजें एक्सपोर्ट करनी है। अगर इन मार्केट्स के अंदर उनकी इनकम बढ़ेगी और ओवरऑल उनकी इकोनॉमीज बेहतर होंगी तो वो चाइना के लिए भी बेहतर है। सो जब वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो करती है तो दैट इज गुड फॉर एवरीवन। जब आप लोकली सोचते हो तो आप ये सोचते हो कि यार हम अपनी जो है ना वो हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़े और अगलों का अगर नुकसान भी होता है हमारी अननेसेसरी डिवैल्यूएशन से तो कोई मसला नहीं है। दैट्स अ वेरी नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन यूजुअली अलबत्ता इसमें ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केस स्टडी का पहला सवाल वो इससे रिलेटेड है, ये समझ लो केस स्टडी का पहला सवाल इससे रिलेटेड है, स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स। और ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे ये इंक्रीज इन होम स्पेंडिंग, ये केस स्टडी के पहले सवाल के पहले पार्ट को, केस स्टडी के सवाल के पहले पार्ट को एड्रेस करता है यहाँ से। अब हम आगे चलते हैं। पहली चीज, अच्छा देखो याद करो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर दो उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक उसका कंपोनेंट है विच इज द करंट अकाउंट, राइट, जो अर्निंग्स होती हैं, और उससे रिलेटेड ये सारी लॉजिक उससे रिलेटेड है, इनकम एंड अर्निंग से रिलेटेड है। और एक और चीज है उसकी जिसका कैपिटल अकाउंट। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को देखते हैं तो हमने इन दोनों को देखना है, दैट इज करंट अकाउंट को भी हमने कंसिडर करना है और हमने कैपिटल अकाउंट को भी कंसिडर करना है। दोनों चीजों को कंसिडर करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अच्छा, अब उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको समझने के लिए पहली चीज तो ये समझो कि कैपिटल मोबिलिटी क्या है, क्योंकि जब हम उसके मॉडल्स बनाएंगे तो याद रखो कि इन मॉडल्स के अंदर जो मंडल फ्लेमिंग मॉडल में आज आपको कराने लगी हूँ उसके अंदर हम परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी को अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी क्या है? परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी is when investors can purchase assets in any country they can choose quickly with low transaction costs and unlimited amounts। यानी ये कि जहां भी एक इन्वेस्टर को अच्छा बिजनेस मिलेगा, नो मैटर विच द कंट्री, जहां भी उसको हायर रिटर्न्स नजर आएंगे वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जहां उसको हायर रिटर्न्स नजर आएंगे वो वहां इन्वेस्ट करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल जो है उसके लिए सरहदें कुछ मानी नहीं रखती, नो प्रॉब्लम, इन एनी कंट्री दे कैन अप्लाई एज मच एज दे वांट, ठीक है। जहां जिस मुल्क में उसको उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आएगी उसके अंदर वो कंप्लीटली जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि जिस मुल्क के अंदर वो बेस्ड है उस मुल्क के अलावा दूसरे मुल्क के अंदर इंफॉर्मेशन की कॉस्ट होती है, मॉनिटरिंग वगैरह की कॉस्ट होती है, वो बहुत कम है। और इसी तरीके से और भी किसी किस्म के कोई हर्डल्स नहीं है जिसकी वजह से कैपिटल की जो इनफ्लो है आउटफ्लो बिटवीन कंट्रीज उसको कोई हर्डल हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो इसको कैपिटल परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी कहा जाता है। ये चीज हम अपने मॉडल्स में अज्यूम करेंगे कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है। मगर जब आप इनकी लिमिटेशंस की तरफ जाओगे, इन मॉडल्स की लिमिटेशंस की तरफ जाओगे, तब आप मेंशन करोगे कि एक्चुअली ये जो कैपिटल मोबिलिटी है ये कभी भी कंप्लीटली एग्जिस्ट नहीं करती। और उसके 3 मेजर रीजंस हैं, ठीक है। देयर आर 3 मेजर रीजंस व्हाई दिस कैपिटल मोबिलिटी इन रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दैट, ठीक।
पहला उसका रीजन क्या है कि टैक्स डिफरेंसेस होते हैं। तो यूजुअली जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो कोशिश ये करती है कि उसने टैक्स करना होता है, जो आपकी फॉरेन एंटिटीज होती हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस होते हैं। तो जहां पे जितने कम टैक्सेस होंगे कैपिटल वहां ज्यादा जाने की जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल, एक तो टैक्स डिफरेंसेस होते हैं, फिर एक्सचेंज रेट जो चेंजेस है वो कोई माइनर चेंजेस नहीं होते, वो कई दफा बड़े मेजर चेंजेस होते हैं, और एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली भी कई दफा लो रखा जाता है जस्ट टू इंक्रीज इनपुट्स एंड इम्प्रूव द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर द एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स ना। तो इस वजह से भी जो है कैपिटल मोबिलिटी में फर्क पड़ता है। और तीसरी चीज क्या है कि और भी जो कंट्रीज है वो रेगुलेशंस करती हैं, ओके। सो दे इरेक्ट दीज रेगुलेशंस थ्रू व्हिच इट इज easier for the money to come into a country but difficult for the country for the money to go out. So इस वजह से जो perfect capital mobility है वो exist नहीं करती। लेकिन हम जो अपने मॉडल्स बनाते हैं, ISLM BOP मॉडल जब बनाते हैं तो हम perfect mobility assume करते हैं, लेकिन in reality ये perfect mobility होती नहीं है, उससे थोड़ा सा deviate करती है। तो इसलिए मॉडल्स भी उतने एक्यूरेट उनकी प्रेडिक्शंस नहीं होती, इसलिए क्योंकि कैपिटल मोबिलिटी हम अज्यूम करेंगे as perfect, but actually it is not. That is why the model which I'm going to send you is also to some extent it is an assumption which is a very simplistic assumption. All right, and the other thing is about interest rate parity. For capital mobility to exist, the interest rate parity has to be there, which means we are also assuming that more or less the interest in all the countries is almost the same, ठीक है। यहाँ ये भी जो है ना, ये एक काफी सिंप्लीफाइंग अजम्पशन है, यूजुअली ये होल्ड नहीं करती। कंट्रीज डू टेंड टू चेंज देयर इंटरेस्ट रेट्स। पाकिस्तान में तो ये इंटरेस्ट रेट चेंजेस काफी हुए हैं रिसेंटली, और ये केस स्टडी में लिखा हुआ है आपके। अच्छा, तो ये दो चीजें, ये जो मॉडल हम आगे जाके करने लगे वो कैपिटल मोबिलिटी और इंटरेस्ट रेट को अज्यूम करता है, और इसीलिए और ये इन रियलिटी जो है द वर्ल्ड सिचुएशन कैन डाइवर्ज फ्रॉम दिस कैपिटल मोबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, और इसलिए मॉडल जो है वो फ्लॉड हो सकता है टू सम एक्सटेंट, और टोटल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। अच्छा, अब आप जरा कैपिटल फ्लोज को जो है वो देखो इन एन इकोनॉमी, और उसकी वजह से जो आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ये डिलाइमास जो आपके क्रिएट होते हैं, ठीक है, पॉलिसी डिलाइमास जो क्रिएट होते हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस। ये भी आपने देखा कि जो आपका असाइनमेंट नंबर 9 है उसका आखिरी पार्ट मैंने डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपसे पूछा हुआ है, बैलेंस क्या है। अच्छा, अब क्या है कि अच्छा, ये तो उन्होंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाया हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कैसे कह सकते हैं, होम कंट्री फेसेस अ गिवन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एंड गिवन एक्सपोर्ट डिमांड। इन एडिशन, ये भी हमारी अजम्पशन है कि गिवन प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स एंड गिवन एक्सपोर्ट डिमांड है। अगेन दीज अजम्पशंस कैन बी इन रियलिटी दे मे नॉट होल्ड। इन एडिशन, वी अज्यूम दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन, ओके, दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड is having the same interest rate parity। ये दोनों चीजें हम assume कर रहे हैं with perfect capital mobility, इसको भी assume कर रहे हैं। If our interest rate is below, अब क्या होता है कि अगर interest rate जो है वो वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट से कम हो, then capital outflows would be unlimited। ये चीज हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है और इसी तरह आपका इंटरेस्ट पैरिटी भी है, दोनों चीजें हैं, तो इसलिए जरा सा भी अगर इंटरेस्ट रेट कोई मुल्क अपना कम करेगा तो वहां पे बहुत सारी कैपिटल इनफ्लोज होंगी, और जरा सा भी वो अगर बढ़ाएगा तो बहुत ज्यादा कैपिटल आउटफ्लोज होंगी। ये इक्वेशन इसी को बता रही है कि जो आपका ये पार्ट तो हम पहले कर चुके हैं ना बच्चों, ये बात वाला पार्ट तो हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए दो कंपोनेंट्स है ना। ये जो पहला कंपोनेंट है ये करंट अकाउंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर अगेन हमने नेट एक्सपोर्ट्स की सिर्फ बात की हुई है। यहाँ पे हमने उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, हम सिर्फ उसके अंदर जो है वो जो आपको बैलेंस ऑफ इन ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको कि आप ट्रेड बैलेंस भी कहते हो, ट्रेड बैलेंस
इसका मतलब ये इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेड बैलेंस डिपेंड्स ऑन द नेशनल इनकम प्लस द इनकम इन अदर कंट्रीज एंड द एक्सचेंज रेट. दिस वी ऑलरेडी डन. ये वाला कंपोनेंट अब इसके अंदर हम ऐड करने लगे हैं, एंड द कैपिटल फ्लोज व्हिच डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट इन द होम कंट्री एज वेल एज इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंट्रीज और कंट्रीज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन दोनों चीजों के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट, टोटली बैलेंस ऑफ पेमेंट इन पे दोनों चीजों के ऊपर रिलाई करेगी. फर्स्ट कंपोनेंट हम पहले कर चुके हैं, दूसरा कंपोनेंट जो है अब हम पढ़ रहे हैं. अब इन दोनों कंपोनेंट्स को जब हम देखते हैं, मिला के देखते हैं, तो हमें पता ये चलता है दैट देयर इज अ पॉलिसी डिलेमा बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस. ठीक है. So first let's look what is external balance. External balance exists when balance of payment is close to the balance. ठीक है. External balance. Otherwise, the central bank is either losing reserves, which it cannot keep on doing, or gaining reserves, which it does not want to do forever. So, इसीलिए external balance का क्या मतलब है कि जो central bank है, central bank has उसकी जो reserves हैं वो maintained और balanced रहें. ठीक है. दैट इज एक्सटर्नल बैलेंस के उसकी इस किस्म की कैपिटल, जितने कैपिटल इनफ्लोज हैं उतने ही कैपिटल आउटफ्लोज भी हों और एक बैलेंस्ड लेवल के ऊपर रहे, ना कि बहुत ज्यादा चीजें अंदर आ रही हों या बहुत ज्यादा चीजें बाहर आ रही हों. ऑफ कोर्स व्हेन इट इज लूजिंग कैपिटल रिजर्व्स लाइक द केस इन पाकिस्तान, देन it is more a case of it's more of a problem for us. But then there are other countries which are having too much inflows. उनके लिए भी वो भी issue create होता है, इसलिए क्योंकि inflows अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो national assets है वो बड़ी तेजी की स्पीड से दूसरे मुल्क अक्वायर कर रहे हैं. तो that is also not a good situation. But certainly for Pakistan, the problem is more of losing the national reserves. So जो national reserves हैं उनको deficit या surplus दोनों के अंदर नहीं जाना चाहिए. पाकिस्तान के अंदर surplus एक अच्छी चीज इसलिए समझी जाती है क्योंकि usually हम deficits में रहते हैं. But anyway, जो आपके foreign reserves हैं, external balance को maintain करने के लिए जरूरी है कि आपके external reserves जो है वो जो आपके एक्सटर्नल रिजर्व्स हैं वो एक हों, आपके एक्सटर्नल रिजर्व्स मेंटेन रहें. और इंटरनल जो बैलेंस है उसका मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट. सो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आप समझ लो वही है जो कि आपने एग्रीगेट सप्लाई के अंदर भी पढ़ा था, नेचुरल लेवल ऑफ